श्याम कंपटीशन यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, लगभग 1.5 महीने से पूरे विश्व में कोरोना संक्रमित महामारी का प्रकोप, भय जिस तरह से फैला हुआ है और जिस तरह से पूरा विश्व इस महामारी के विरुद्ध एक लड़ाई, एक जंग लड़ रहा है, उसमें प्रत्येक भारतवासी का भी ये दायित्व बनता है कि जो भी भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसका 100% सही तरीके से पालन करते हुए आप सभी विद्यार्थी घर पर रहते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम श्री श्याम कंपटीशन क्लासेज में आज एक बार फिर हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं। मैं अपेक्षा रखता हूं या मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, ताकि जो भी बिंदु आपके सामने मैं रख रहा हूं वो आपके समझ में आए और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो आज हम एक नया बिंदु शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है क्रिया। यह बिंदु व्याकरण का जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसमें या यह कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगा, जिसमें आरटेट की एग्ज़ाम है, पटवार की एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट की एग्ज़ाम है, या जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण आती है उन सभी में ये बिंदु आता है। तो हम शुरू करते हैं क्रिया का बिंदु। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया किसको कहते हैं, क्रिया ये है क्या। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं एक उदाहरण रखता हूँ, जैसे खाना शब्द है, जैसे पढ़ना शब्द है, या हंसना शब्द है। इन सभी शब्दों में कोई न कोई कार्य हो रहा है। खाना शब्द है, पढ़ना शब्द है, हंसना शब्द है, इनमें कोई न कोई कार्य हो रहा है। अब आगे इन कार्यों के आगे हम है लगाएंगे, या इन शब्दों के आगे हम था लगाएंगे, या इन शब्दों के आगे हम गा गे गी लगाएंगे, तो वो जो रूप है वह तो काल के बारे में जानकारी देगा, वरना ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये कार्य की जानकारी तो हमें दे रहे हैं। तो देखिएगा क्रिया कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए यह शब्द है खाना, इस शब्द में कोई कार्य हो रहा है। पढ़ना शब्द है, इसमें भी कोई कार्य हो रहा है। तो जिन शब्दों में किसी कार्य के होने का बोध होता है या किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यदि परिभाषा के रूप में आपके सामने ये रूप लिखा जाए तो हम इसको शब्दों में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना बोध हो, कार्य का करना या होना बोध हो, या होना बोध हो, होना बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा है क्रिया की। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार हमारी परीक्षाओं में इतने सरल प्रश्न आ जाते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता।
जब एक सरल प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक सरल प्रश्न कर लिया जाता है, तो हमारे दिमाग में उसका उत्तर है वो चारों ऑप्शनों में जाता है। जो हमने पढ़ा है उस पर ध्यान नहीं जाता, हमारे दिमाग में ये आता है इतना सरल प्रश्न किया है, इसका अर्थ, इसका मतलब ये है कि हमने जो पढ़ा है वो उत्तर नहीं हो सकता। इस तरह की शंकाएं, इस तरह के संदेह हमारे मन में पैदा हो जाते हैं और हम गलत उत्तर कर बैठते हैं। तो देखिए, कई बार परीक्षा में परिभाषा से संबंधित प्रश्न भी कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने यही दे दिया कि जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना बोध होता है वह होता है या वह कहलाता है। अब उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, कोई भी 4 ऑप्शन दे देता है। तो यदि इस तरह के सरल प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर भी प्रश्न को करने में कई बार कठिनाई महसूस बिना वजह होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा, ये जो आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं, खाना, पढ़ना, हंसना, तो इसका मतलब है इनमें कोई कार्य है और ये उदाहरण किसके हैं? क्रिया के उदाहरण हैं। अब देखिए, कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है कि धातु किसको कहते हैं, धातु क्या होती है? तो कहने का मतलब है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप हिंदी में कौन सा होता है? जो हम क्रिया शब्द बोलते हैं, हंसना, रोना, पढ़ना, खेलना, ये जो अंत में ना रूप बोल रहे हैं, अंत में जो ना रूप बोल रहे हैं, उसको यदि हम हटा दें, उसको यदि हम अलग कर दें, तो जो शेष रूप है वो धातु कहलाता है, वो ही क्रिया का सामान्य रूप है। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने ये प्रश्न हो कि खाना में धातु क्या है, तो खाना में खा धातु है। पढ़ना में धातु क्या है? तो पढ़ धातु है। हंसना में धातु क्या है? तो हंस धातु है। तो कहने का मतलब है इस तरह के प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने यही प्रश्न है कि किस कर्मांक में धातु रूप है, किस कर्मांक में धातु रूप है, ये है। अब इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जैसे मान लीजिए है रोना, रोना, दूसरा ऑप्शन है खेलना, खेलना, तीसरा ऑप्शन है पीना, पीना, और चौथा ऑप्शन है दौड़। ये 4 ऑप्शन हैं। अब इसमें देखिए, इन 3 रूपों में तो ना रूप जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर ना नहीं है। इसका मतलब है ये है क्रिया का मूल रूप, इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? दौड़ जो रूप है वो क्या है? वो धातु है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी है कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, धातु क्या होता है, किस तरह के प्रश्न इनमें से पूछे जा सकते हैं, ये जानकारी आपके सामने रखी गई है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए, क्योंकि इसके बाद में जो प्रश्न उठता है वो कुछ कठिनाई का रूप होता है। जैसे मान लो ये प्रश्न आ गया कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो इसके 2 रूप हैं। एक तो है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, और एक है रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं।
कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला आता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा भेद आता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब देखो इन शब्दों की हम रचना देखें तो देखिए इसमें अ जोड़ कर्म और उसके बाद में है जोड़ क। दूसरा रूप है सकर्मक में स जोड़ कर्म जोड़ क। अब इसका अर्थ सामान्य रूप से समझें तो ए का अर्थ है नहीं, ए का अर्थ क्या है? नहीं। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म ही है। और कै का अर्थ है क्रिया, अर्थात क्रिया के साथ कर्म नहीं हो। दूसरा रूप है स का अर्थ सहित, स का अर्थ क्या है? सहित या साथ। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म। और कै का अर्थ क्या है? क्रिया। क्रिया के साथ कर्म हो, क्रिया कर्म सहित प्रयुक्त हो तो वो सकर्मक क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल केवल कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया होती है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि यदि वाक्य में क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होती है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण है कि कृष्ण जोर से हंसता है, जोर से हंसता है, ये एक वाक्य है। अब यदि आपसे ये प्रश्न किया जाए कि इस वाक्य में कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ये जो क्रिया है ये है अकर्मक है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर हंसना, इस हंसना क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है। दूसरी बात देखें, इस वाक्य में कहीं पर भी कर्म नहीं है। यह कृष्ण क्या है? कर्ता है। हंसना ये क्या है? क्रिया है ये काल का बोध कराने वाला रूप है। जोर से ये कर्म नहीं है, यह है क्रिया विशेषण। क्या है ये क्रिया विशेषण है। ये इस क्रिया की विशेषता बताने वाला रूप है कि हंसता है। कैसे हंसता है? तो इसका उत्तर होता है जोर से हंसता है। इसका मतलब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जो अव्यय का भेद होता है। ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जो किसका भेद है? जो अव्यय का भेद है। अब इस वाक्य की क्रिया यदि आपसे पूछा जाए तो कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। जैसे एक उदाहरण और देखें, दूसरा उदाहरण है जैसे राधा विद्यालय में विद्यालय में दौड़ रही है, विद्यालय में दौड़ रही है, यह एक उदाहरण है। अब इस वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त है, जो काम हो रहा है दौड़ना, ये काम हो रहा है, इसका मतलब क्रिया दौड़ना है। अब ये दौड़ना क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, हमें इसकी जानकारी किससे होगी? देखिएगा, इस वाक्य में कर्ता कौन है? राधा है। इस वाक्य में दौड़ना क्रिया है, रही है,
ये क्या है? ये काल की जानकारी है। ये क्या है? ये काल की जानकारी ये रही है। इसके अलावा विद्यालय में, ये विद्यालय में ये कर्म नहीं है, ये कर्म कारक नहीं है, बल्कि देखिएगा में, विद्यालय में, और में और पर किसके कारक चिन्ह होते हैं? में और पर हैं वो अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। इसका मतलब यहाँ कर्म कारक नहीं है, यहाँ पर अधिकरण कारक है। जब राधा कृता है, विद्यालय अधिकरण कारक है, रही है ये काल बोधक रूप है। इसका मतलब इस क्रिया में कहीं, इस वाक्य में कहीं पर भी कर्म कारक नहीं है। तो ये क्रिया कौन सी हुई? ये क्रिया हुई अकर्मक क्रिया। तो कहने का मतलब है यदि वाक्य में क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होती है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें, यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो वह भी अकर्मक क्रिया होती है। इस प्रकार अब हम यदि इस बात का हमें पता ही न चले कि भाई इसमें हमें पता ही नहीं चले कर्म है या नहीं है, तो हम कैसे पहचाने कि वो क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है? तो इसके लिए देखिएगा, कोई भी क्रिया है, कोई भी क्रिया है, जैसे मान लीजिए ये क्रिया है पीना, ये पीना क्रिया है। इस पीना क्रिया को मैं अकेले लिख रहा हूँ, कोई वाक्य नहीं है, कोई हमारे सामने कर्ता नहीं है, कोई हमारे सामने काल बोध रूप नहीं है, केवल अकेले स्वतंत्र रूप में हमारे सामने क्रिया शब्द है। हमें इसका पता करना है कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। तो हमें देखो, कोई भी क्रिया रूप है उससे पहले क्या प्रश्न कर लें? कौन सा प्रश्न कर लें? क्या प्रश्न कर लें? और क्या प्रश्न का कोई भी काल्पनिक उत्तर, कोई भी काल्पनिक उत्तर हमें प्राप्त होता है तब तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और हमें कोई भी काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पीना शब्द से पहले क्या प्रश्न करता हूँ कि क्या पीता है, क्या पीता है, तो उत्तर प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसका उत्तर आ सकता है दूध पीता है, पानी पीता है, नहीं क्या आमरस पीता है, आमरस पीता है। तो कोई भी काल्पनिक उत्तर आ गया, इसका मतलब है ये पीना क्रिया है, वो क्या नहीं है, वो अकर्मक क्रिया नहीं है। ये कौन सी क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है। और ध्यान रहे, यदि क्रिया से पहले जो प्रश्न करोगे क्या, उसका जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो हमेशा निर्जीव होगा। कैसा उत्तर होगा? निर्जीव होगा। यदि आप उत्तर में सजीव प्राप्त कर रहे हो, इसका मतलब है वो गलत उत्तर प्राप्त कर रहे हो आप, वो कल्पना गलत कर रहे हो आप। तो ध्यान रहे, क्या प्रश्न करने पर आप जो भी काल्पनिक उत्तर प्राप्त करोगे वो हमेशा क्या होगा? निर्जीव होगा। यदि उत्तर प्राप्त होता है तो सकर्मक क्रिया है, और उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो अकर्मक क्रिया है। जैसे मान लीजिए ये स्थिति है आपके सामने कि रोना क्रिया है, ये रोना क्रिया है। इसका हमें पता करना है कि ये अकर्मक है कि सकर्मक है, ये हमें पता करना है। तो इससे पहले फिर क्या प्रश्न कीजिए, क्या प्रश्न करो? क्या रोता है? अब आप कहोगे बच्चा रोता है, तो बच्चा तो सजीव है, बच्चा तो क्या है? सजीव है। इसका मतलब आपने जो उत्तर प्राप्त किया है, जो कल्पना की है, वो गलत करी है। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि क्या प्रश्न का जो भी आप उत्तर प्राप्त करोगे, जो भी कल्पना करोगे, वो हमेशा निर्जीव होनी चाहिए। अब क्या रोता है, इसका मतलब है इसका आप कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो उत्तर प्राप्त करोगे वो सजीव होगा। बच्चा रोता है, नहीं क्या? बच्चा रोता है, विद्यार्थी रोता है। तो इसका मतलब है ये जो क्रिया है, इसका रोना क्रिया से पहले हम क्या प्रश्न करेंगे तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई? ये अकर्मक क्रिया हो गई। तो विद्यार्थियों, इस बात का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से होना है, लगभग इन दो से होना है।
आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उससे पहले प्रश्न किया जाएगा किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है, किस क्रमांक में सकर्मक क्रिया है, किस क्रमांक में सकर्मक क्रिया नहीं है, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है। ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके सामने वाक्य ही दे, अगला सीधे सीधे 4 ऑप्शन में 4 क्रिया शब्द ही दे सकता है। तो हमें पता इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो, अकर्मक क्रिया का मतलब है यदि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म ना हो, यदि कोई क्रिया है वो कर्म का बोध नहीं कराती है तो इसका मतलब है वो अकर्मक क्रिया है। और यदि कोई क्रिया कर्म का बोध कराती है, यदि वाक्य में कोई क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, इसका मतलब है वो सकर्मक क्रिया है। तो देखिएगा, मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। हमें पता करना पड़ेगा कि इन 4 वाक्यों में जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ उसका उत्तर क्या होना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही शांत प्रियता से, बहुत ही एकदम ध्यान लगा करके यदि आप प्रश्न को हल करोगे तो उस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से आप सही कर पाओगे। जल्दबाजी में किया हुआ कार्य है वो हमेशा ही नकारात्मक परिणाम देगा। इसलिए कोई भी प्रश्न आप करो, चाहे आप कक्षा में कीजिए, चाहे घर बैठे करो, चाहे आप एग्जाम सेंटर में करो, तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शांत प्रियता से मन लगा करके उस प्रश्न को करोगे तो निश्चित रूप से उस प्रश्न का उत्तर है वो सही चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है, जैसे किस क्रमांक में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है। ये प्रश्न है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, जैसे खोलना, केवल क्रिया शब्द लिख रहा हूं मैं, वाक्य नहीं लिख रहा हूं। दूसरा ऑप्शन है जैसे पीटना, तीसरा शब्द है जैसे रंभाना, चौथा शब्द है, 3 ऑप्शन, खोलना, पीटना, रंभाना, एक शब्द है जैसे, चौथा ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं, जैसे निकालना। ये 4 क्रिया रूप हैं और आपका प्रश्न है किस क्रमांक में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है। आपको इसका उत्तर है वो कमेंट्स के माध्यम से आपको लिखना है कि इन 4 ऑप्शनों में से क्या उत्तर होगा। बहुत ही शांत प्रियता से, जल्दबाजी में उत्तर मत दिया करो, बहुत ही शांत प्रियता से, क्योंकि यदि आपका दिया हुआ जवाब सही हुआ तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप में एक उत्साह का संचार होगा। और यदि आपका दिया हुआ उत्तर गलत हो गया तो आपकी सोच गलत हो जाएगी, आपके विचार गलत हो जाएंगे, आपके मन में तरह तरह के बुरे विचार आ जाएंगे, आप पढ़ाई न करें इस तरह के विचार भी आपके मन में आ सकते हैं कि इस पढ़ाई से तौबा तौबा, इस तरह के भाव भी आपके मन में पैदा हो सकते हैं। इसलिए मनोबल बढ़ाने का काम प्रश्न का उत्तर करता है, मनोबल गिराने का काम भी प्रश्न का उत्तर करता है। सही हुआ तो मनोबल बढ़ेगा, गलत हुआ तो मनोबल टूटेगा। इसलिए बहुत ही शांत प्रियता से, ध्यान से, टाइम लो, समय लीजिए। कोई जरूर नहीं कि आप 10 सेकंड में उत्तर प्राप्त करो, कहीं जाना है क्या आपको? बहुत ही आसानी से आप 1 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए, लेकिन जहाँ तक हो सके प्रश्न का उत्तर सही खोजने का प्रयास करें। ये भी एक आपके मनोबल को बढ़ाने का बहुत शानदार तरीका है। आपके सामने
बहुत सारी गाइडें आती हैं, बहुत सारे आपके सामने यूट्यूब के ऊपर टेस्ट सीरीज चलती हैं, आप उनको बहुत ही जल्दबाजी में करते हो, और जल्दबाजी में करते हो तो आपके प्रश्न है वो आते हुए गलत होते हैं, जिससे आपका मनोबल डाउन होता है। इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर है वो कमेंट्स में जरूर लिखें। देखिएगा, ये एक प्रश्न है, यदि मैं एक प्रश्न आपके सामने फिर लिख रहा हूँ, ये तो केवल क्रिया शब्द के रूप में है। अब मैं वाक्य के रूप में एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। जैसे देखो, दूसरा प्रश्न है आपका, किस क्रमांक में एकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ये प्रश्न 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जैसे कोयल पेड़ पर कूक रही है। कोयल पेड़ पर कूक रही है, यह एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है, राधा मंच पर नाचेगी। तीसरा प्रश्न है, वे कक्षा में पढ़ रहे हैं। चौथा प्रश्न है, तुम कब हंसोगे? ये 4 प्रश्न हैं, ये 4 उदाहरण हैं। हमें इन 4 उदाहरणों में से पता लगाना है कि एकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। इस नहीं को ध्यान रखें, किस में नहीं हुआ है। तो ये 2 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, ताकि ये पता लगे कि विद्यार्थी जो भी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो कहाँ तक सीख पा रहे हैं, कहाँ तक वो मेरी जो शैक्षणिक गतिविधि है उसको समझ पा रहे हैं। इसलिए फीडबैक जरूर दें। ये स्थिति है आपके कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, कौन कौन से? एकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखिए, एकर्मक क्रिया की स्थिति हो गई। कई बार प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, इस बिंदु पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है और सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आएगा तो उसमें वाक्य का देना जरूरी होगा। केवल क्रिया शब्द से पता नहीं चलेगा कि वो सकर्मक का कौन सा भेद है, उसके अंतर्गत अगला वाक्य जरूर देगा। तो देखिएगा, सकर्मक क्रिया है वो सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। वो 2 भेद कौन से हैं? पहला भेद है एक कर्मक और दूसरा भेद है द्विकर्मक।
द्विकर्मक, द्विकर्मक, द्विकर्मक भी कहते हैं। और इसका एक और भी नाम है, वो है बहुकर्मक, बहुकर्मक। यदि कोई सकर्मक क्रिया वाक्य में एक कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, यदि वाक्य में कोई सकर्मक क्रिया एक कर्म के साथ प्रयुक्त होती है तो उसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया। और यदि कोई सकर्मक क्रिया वाक्य में एक से अधिक कर्मों के साथ या दो कर्मों के साथ प्रयुक्त होती है तो उसे द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे देखो, आपके सामने एक उदाहरण है कि जैसे मोहन, मोहन पुस्तक, मोहन पुस्तक खरीदता है। खरीदता है। अब पहली बात तो ये देखें कि यदि आपके सामने प्रश्न आ रहा है कि एक कर्मक होगी, द्विकर्म होगी, इसका मतलब वो क्रिया सकर्मक है। वाक्य में प्रयुक्त वो क्रिया क्या है? सकर्मक है, खरीदता है। प्रश्न कीजिए आप, खरीदता से पहले क्या खरीदता है? तो इसका मतलब है क्या खरीदता है? पुस्तक खरीदता है, सामान खरीदता है। कोई भी काल्पनिक उत्तर आ रहा है और वो उत्तर जो भी आ रहा है वो क्या है? वो निर्जीव है। इसका मतलब है ये खरीदना क्रिया सकर्मक है। अब प्रश्न ये है कि ये खरीदना क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक? तो ध्यान दें, इस वाक्य में मोहन क्या है? करता है। खरीदता ये क्रिया है ये कालबोधक रूप है। इसका मतलब आपके पास एक शब्द शेष है, पुस्तक। क्या खरीदता है? पुस्तक। इसका मतलब है क्या का प्रश्न जो भी आप प्राप्त कर रहे हो वो कर्म है और इस वाक्य में केवल एक कर्म के रूप में पुस्तक शब्द प्रयुक्त हुआ है और ये क्रिया कर्म सकर्मक क्रिया के कौन से भेद में आएगी? एक कर्मक क्रिया के भेद में आएगी। जैसे मान लो आपके सामने ये उदाहरण है, मैं कार से बाजार जाता हूं। मैं कार से बाजार जाता हूं। अब आपके सामने प्रश्न ये है, ये वाक्य में जो भी क्रिया प्रयुक्त हुई है वो एक कर्मक है या द्विकर्मक है? तो देखो जवानों, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो, जाना क्रिया है और जाना क्रिया से पहले आप प्रश्न कीजिए क्या जाता है? क्या जाता है? मैं जाता हूं। और मैं जाता हूं तो मैं तो सजीव हो गया और मैंने अभी आपको बताया कि जो क्या का उत्तर आएगा वो निर्जीव आएगा। इसका मतलब है ये जाना क्रिया है वो सकर्मक ही नहीं है। क्या नहीं है? सकर्मक ही नहीं है। और जब सकर्मक नहीं है तो एक कर्मक और द्विकर्मक का तो मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब है इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य की क्रिया सकर्मक न होकर के क्या है? क्या है? अकर्मक है। तो इसका मतलब इसमें सकर्मक का भेद नहीं है। जैसे एक उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए माताजी रसोई में खाना बना रही है। खाना बना रही है ये है। इसका मतलब देखिए इस वाक्य में क्रिया खाना नहीं है। इस वाक्य में काम हो रहा है बनाना, न कि खाना। इसका मतलब ये है बनाना क्रिया, ये बनाना क्रिया है। अब इससे पहले आप प्रश्न मत कीजिए क्या बना रही है, तो जरूर निर्जीव उत्तर आएगा खाना। इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। अब हमें पता ये करना है कि वो एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो देखिए
यहां पर क्या बना रही है? खाना बना रही है, ये उत्तर लिखा हुआ है। ये इस वाक्य में माताजी करता है। रसोई में देखो, रसोई शब्द के आगे में कारक चिन्ह लगा हुआ है और में कारक चिन्ह कर्म का नहीं होता, किसका होता है? अधिकरण का होता है। इसका मतलब ये अधिकरण है। यहां पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। यहां पर कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। इसका मतलब है इसमें कर्म वाले शब्द कितने हैं? एक ही है। ये तो अधिकरण वाला शब्द है, एक कर्म है। इसका मतलब ये क्रिया कौन सी हो गई? एक कर्मक हो गई। सकर्मक के कौन से वेद में जाएगी? ये जाएगी एक कर्मक क्रिया। तो कहने का मतलब है, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया एक कर्म के साथ प्रयुक्त होती है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। अब बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की, कि द्विकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करें। तो उसके लिए भी देखिएगा, जैसे द्विकर्मक क्रिया या बहुकर्मक क्रिया की बात करें तो उसकी पहचान कैसे हो, ये देखना है। तो देखो, मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जैसे पिताजी बच्चों को चॉकलेट देते हैं। ये वाक्य है। अब इस वाक्य में क्रिया है देना। क्या देते हैं? कोई भी काल्पनिक उत्तर हो सकता है। मिठाई देते हैं, पैसे देते हैं, चॉकलेट देते हैं, कोई भी काल्पनिक उत्तर होता है। और जो भी काल्पनिक उत्तर आ रहा है वो निर्जीव आ रहा है। इसका मतलब ये क्रिया कैसी है? ये सकर्मक क्रिया है। अब हमें पता ये करना है कि ये एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो देखिए, क्या देते हैं? उत्तर आ गया चॉकलेट देते हैं। तो एक प्रश्न हमने जो किया था क्या, इसका उत्तर इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद में देखिए, किसे देते हैं? बच्चों को देते हैं। इसका मतलब ये दूसरा कर्म आ गया। ये किसे का उत्तर है? जब द्विकर्मक क्रिया हो तो उसमें दो प्रश्नों का उत्तर लिखा रहता है। एक क्या प्रश्न का उत्तर और एक किसे प्रश्न का उत्तर। आपको विदित होना चाहिए कि जो कर्म कारक होता है उस कर्म कारक की दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, उस कर्म कारक वाले शब्द के आगे को चिन्ह जुड़ा रहता है, एक विशेषता तो ये। और एक कर्म कारक वाले शब्द के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता। कर्म कारक विभक्ति रहित भी होता है, विभक्ति सहित यानी को के साथ भी रहता है, और विभक्ति रहित यानी उसके आगे कोई विभक्ति रूप नहीं जुड़ा रहता। ये दोनों रूप हैं। अब देखो यहाँ पर ये भी कारक, कर्म कारक का उदाहरण है। बच्चों, इसके आगे को चिन्ह जुड़ा हुआ है। दूसरा है चॉकलेट, ये जो शब्द है ये कर्म है, रहित है, इसके आगे को नहीं है। इसका मतलब है ये क्या प्रश्न का उत्तर, ये किसे प्रश्न का उत्तर। यदि वाक्य में दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो क्रिया है, वो कौन सी होगी? वो द्विकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे मान लो आपके सामने एक उदाहरण मैं फिर लिख रहा हूं। जैसे अध्यापक बच्चों को या अध्यापक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ा रहा है। अब इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में क्रिया है पढ़ाना। क्रिया कौन सी है? पढ़ाना। क्या पढ़ा रहा है? कोई भी रूप हो सकता है, कोई भी रूप हो सकता है। रामायण पढ़ा रहा है, महाभारत पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, गणित पढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या प्रश्न का उत्तर हो रहा है?
और क्या प्रश्न का उत्तर है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया। अब हमें यह तय करना है कि वो ये एकर्मक है कि द्विकर्मक है। यदि इस वाक्य में दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है तो द्विकर्मक है, और केवल एक प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो एक कर्मक क्रिया है। तो क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। क्या प्रश्न का उत्तर है, किसे पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। किसे प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। जब दोनों प्रश्नों का उत्तर वाक्य में लिखा हुआ है, इसका मतलब उस वाक्य में प्रयुक्त जो भी सकर्मक क्रिया है वो कौन सी होगी, वो द्विकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, यदि मैं इसी वाक्य में इस हिंदी शब्द को हटा दूं, केवल इतना ही बोलूं, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, अब वो क्रिया कौन सी हो गई, अब वो क्रिया द्विकर्मक नहीं है, वो एक कर्मक है, क्योंकि केवल किसे प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, क्या प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा हुआ। तो ध्यान दें, यदि सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्या, किसे, दोनों प्रश्नों का उत्तर है या लिखा हुआ है तो वह क्रिया द्विकर्मक होगी। और जब द्विकर्मक क्रिया होती है, इसका मतलब वाक्य में दो कर्म होते हैं, और जब दो कर्म होते हैं तो उनका अलग अलग नाम होता है। एक कर्म प्रधान कहलाता है, एक कर्म गौण कहलाता है। तो हमें ये भी तय करना पड़ेगा, ये भी हमें ध्यान करना पड़ेगा कि जब दोनों कर्म वाक्य में लिखे हुए हैं तो कौन सा कर्म तो गौण है और कौन सा कर्म प्रधान है। क्योंकि कई बार इस तरह का प्रश्न भी सामने आ जाता है, वाक्य लिख दिया जाता है और फिर उस वाक्य में से प्रश्न करते हैं, इस वाक्य में प्रधान कर्म वाला शब्द है, इस वाक्य में गौण कर्म वाला शब्द है। तो ये भी हमें जानकारी होनी जरूरी है कि गौण कर्म कौन सा होता है, गौण कर्म की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, गौण कर्म की पहचान हम कैसे करें, प्रधान कर्म कौन सा होता है, प्रधान कर्म की विशेषताएं कौन सी होती हैं, प्रधान कर्म की पहचान विद्यार्थी कैसे कर सके, इस पर भी हम थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखोगे और ये जो क्रिया वाला बिंदु है, शायद आपके मन में क्रिया से संबंधित, और बात कर रहा हूँ केवल एकर्मक और सकर्मक से संबंधित, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस होने वाली अब नहीं रहेगी। यानी बात कर रहे हैं कि कर्म हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कर्म दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कौन सा? प्रधान कर्म। कौन सा कर्म है? प्रधान कर्म। और दूसरा होता है गौण कर्म। गौण कर्म। तो देखिए यहां पर मैं एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। जैसे ये स्थिति है, माताजी पोती के लिए, माताजी पोती के लिए, पोती के लिए मिठाई लाई है, मिठाई लाई है। ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि क्रिया है लाना। क्या लाई है, इसका मतलब क्या का उत्तर होता है, कोई भी काल्पनिक उत्तर होता है, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। अब हमें पता करना है कि प्रधान कर्म और गौण कर्म क्या होता है। इस वाक्य में एक तो क्या प्रश्न का उत्तर है ये, और एक है ये रो पोती के लिए। अब यहां पर आप ध्यान दोगे तो इस वाक्य में केवल एक कर्म है। इस वाक्य में क्या है? एक कर्म है, पोती के लिए। ये तो क्या है? ये तो संप्रदान कारक है। क्यों? क्योंकि के लिए किसका चिन्ह होता है? संप्रदान का होता है। किसका होता है? संप्रदान कारक का होता है। तो इस वाक्य में
ये संप्रदान कारक है और ये कर्म कारक है, तो इस वाक्य में कर्म कारक की संख्या कितनी हुई? 1 हुई। तो ये क्रिया पहली बात तो द्विकर्मक नहीं है। कौन सी नहीं है? द्विकर्मक नहीं है। तो द्विकर्मक नहीं है तो द्विकर्मक में प्रधान और गौण कर्म की बात हम करते हैं, तो इसका मतलब एक कर्मक है और एक कर्मक में प्रधान और गौण नहीं होता। तो ध्यान दें, हमें क्या करना है? पहले हमें द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण लिखना है। जैसे देखो, इसी वाक्य को मैं फिर रिपीट करूं, माताजी पोती को मिठाई खिलाती है। पोती को मिठाई खिलाती है, ये उदाहरण है। मिठाई खिलाती है। अब इस वाक्य में खिलाना क्रिया है और ये सकर्मक क्रिया है। क्या खिलाती है? मिठाई। किसे खिलाती है? पोती को। इसका मतलब है यहाँ क्या प्रश्न का उत्तर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर किसे प्रश्न का उत्तर भी लिखा हुआ है। जब दोनों प्रश्नों का उत्तर है तो ये सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रिया है तो इसमें एक तो प्रधान कर्म है और एक इसमें कौन सा कर्म है? गौण कर्म है। अब हमें यह तय करना है कि प्रधान कर्म इन दोनों शब्दों में कौन है, गौण कर्म इन दोनों शब्दों में कौन है। तो देखो, प्रधान कर्म की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात, जब दो कर्म वाक्य में लिखे हुए हैं तो ध्यान दें, प्रधान कर्म क्या प्रश्न का उत्तर होता है। प्रधान कर्म की पहली पहचान क्या है? क्या प्रश्न का उत्तर होता है। क्या प्रश्न का उत्तर होता है, पहली पहचान तो ये है, उत्तर होता है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है इसकी कि प्रधान कर्म निर्जीव होता है। प्रधान कर्म क्या होता है? निर्जीव होता है। दूसरी विशेषता इसकी है। और तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है क्रियापद से या क्रियापद के नज़दीक लिखा रहता है। क्रियापद के नज़दीक लिखा रहता है, लिखा रहता है। तीसरी विशेषता है। तो कहने का मतलब है, यहां पर चौथी विशेषता बात करूं, चौथी विशेषता क्या है? ये जो प्रधान कर्म है ये विभक्ति रहित होता है। विभक्ति रहित होता है, इसका मतलब है इस प्रधान कर्म वाले पद के आगे कोई विभक्ति नहीं जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब इन चारों प्रश्नों को देखिएगा, चारों जो भी विशेषताएं उनको आप पढ़ो। क्या प्रश्न का उत्तर होता है? क्या खिलाती है? मिठाई। तो इसका मतलब क्या प्रश्न का उत्तर क्या है? मिठाई। मिठाई शब्द क्या है? निर्जीव है। क्रिया के नजदीक ये क्रियापद और इसके नजदीक लिखा हुआ है, और विभक्ति रहित मिठाई के आगे को नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये चारों विशेषताएं हैं वो मिठाई पद पर लागू हो रही है। इसका मतलब है मिठाई पद क्या है? प्रधान कर्म है। दूसरी बात करें गौण कर्म की, और गौण कर्म की क्या विशेषताएं होती हैं? क्या की जगह आप क्या करें? किसे प्रश्न का उत्तर होता है। किसे प्रश्न का उत्तर होता है। दूसरे निर्जीव होता है, इस निर्जीव की तरह की जगह क्या होगा? सजीव होता है। गौण कर्म क्या होता है? सजीव होता है। तीसरी बात, क्रियापद से दूर लिखा रहता है। क्रियापद से क्या होता है? दूर होता है। और विभक्ति सहित होता है। विभक्ति सहित होता है, इसका मतलब है उसे कर्म पद के आगे कोई विभक्ति जुड़ी रहती है। अब देखो यहाँ पर किसे खिलाती है? पोती को। ये है निर्जीव। पोती शब्द निर्जीव है कि सजीव? सजीव है। क्रियापद से दूर है। क्रियापद से क्या है? दूर है। और विभक्ति सहित इस शब्द के आगे को जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो रूप है पोती, ये क्या है? ये है गौण कर्म। तो कहने का मतलब है कि जो आपके सकर्मक क्रिया में द्विकर्मक भेद होता है, उसमें दो कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। इन दोनों कर्मों की पहचान भी हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। याद रखनी बहुत जरूरी है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो अध्ययन किया है वो कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद होते हैं उनका अध्ययन किया है। मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि ये जो क्लास आज आपकी हुई है क्रिया से संबंधित और उसमें भी कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों का जो वर्गीकरण मैंने आपके सामने रखा है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ताकि ये जो बिंदु है वो किसी भी परीक्षा में आ जाए, इसका प्रश्न कभी भी गलत ना हो, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। और मैं आपसे ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि ये जो भी आप विद्यार्थी, जो मेरे चहेते विद्यार्थी हैं, वो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ध्यान दें, इसको पूरा पढ़ें। लाइक शेयर छोड़ो, वो आपके मन की बात है, लेकिन इसको पूरा पढ़ें ताकि आपको फायदा हो। और जब आपको फायदा होगा तो आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आएगी कि थोड़ा परोपकार हम भी कर लें। जरूर उसको आप लाइक करोगे, जरूर उसको आप शेयर करोगे, ताकि मुझे फीडबैक मिले, मेरा मनोबल भी बढ़े और एक अगली क्लास एक नए उत्साह जोश के साथ मैं लेकर आऊं। और जरूर आपके सामने अगली क्लास हम लेकर के आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।